चैप्टर 4 तीन चीजों के बारे में बताता है। फर्स्ट एट्रीब्यूशन, सेकंड एक्नॉलेजमेंट एंड थर्ड टाइम एंड प्लेस। एट्रीब्यूशन का हिंदी अधिकार, एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती जिसे मिलता है, टाइम एंड प्लेस समय और स्थान। एट्रीब्यूशन सेक्शन 11 में डील किया गया है, एक्नॉलेजमेंट के बारे में सेक्शन 12 में दिया गया है, टाइम और प्लेस से रिलेटेड सेक्शन 3। इस तीन सेक्शन को डिटेल्स में देखते हैं। इस चैप्टर की हेडिंग भी दिया हुआ है, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फर्स्ट सेक्शन 11, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पर किसका अधिकार होगा? एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अधिकार ओरिजिनेटर का माना जाएगा इफ इट वॉज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, यदि ये ओरिजिनेटर के द्वारा भेजा गया है। 11A में। बी में कहता है बाय अ पर्सन हु हैड द ऑथोरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड पर जो ओरिजिनेटर के बिहाफ में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेजा गया हो। और तीसरा मेथड होता है सी में, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। यदि किसी सिस्टम, किसी डिवाइस में ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग किया गया हो जो किसी ओरिजिनेटर के बिहाफ में ऑटोमेटिकली जनरेट होता हो, तो भी इसे माना जाएगा कि ओरिजिनेटर के द्वारा भेजा गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल सेंट बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। यदि बिल भेजने का जो प्रोग्राम है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बिहाफ में भेजा जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि ये इसका जो जनरेशन हो रहा है वो ओरिजिनेटर के द्वारा हो रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसी तरह से मैसेजेस सेंट बाय बैंक, बैंक के द्वारा जो भी मैसेजेस भेजे जाते हैं टाइम टू टाइम, वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है 11C का। तो एट्रीब्यूशन पर किसका अधिकार होगा? तो इसके लिए तीन सेक्शन दिए गए हैं। पहला ए में कहता है ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, ओरिजिनेटर के द्वारा यदि भेजा जाए, या बाय पर्सन हु हैड the authority to act on behalf of the originator in respect of that electronic record। और थर्ड कहता है by an information system programmed by और on behalf of the originator to operate automatically। तो ये तीन मेथड्स दिए गए। यहाँ ओरिजिनेटर के बारे में जिक्र किया गया है। अब ओरिजिनेटर कौन है और किसे हम ओरिजिनेटर कहेंगे, तो इसका सेक्शन 2 के ZA सबसेक्शंस में दिया हुआ है कि ओरिजिनेटर कौन होगा। ओरिजिनेटर मीन्स अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस और causes any electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person but does not include an intermediary। इंटरमीडियरी, अब ये एक दूसरा टर्म आ रहा है। ओरिजिनेटर के बारे में तो बता दिया, इंटरमीडियरी किसे कहेंगे, तो इसका सेक्शन है सेक्शन 2W। इसमें डिफरेंट इंटरमीडियरी आते हैं, लाइक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जिसमें BSNL, जियो भी आते हैं। वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स। Network service provider like AT&T and NTT, internet service provider like Airtel, Vodafone, web hosting service providers like GoDaddy, HostGator, Bluehost, search engine Google, Yahoo, online payment sites like Paytm, योनो, SBI का योनो है, Gmail, कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा यदि कोई मेल भेजा गया तो उसमें जीमेल हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू हम मेल भेजते हैं, ये भी मेरा इंटरमीडियरी कहलाएगा।
ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स लाइक ईबे, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड साइबर कैफेज जो प्राइवेट के थ्रू चलाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई डिफरेंट इंटरमीडियरीज हैं जो ओरिजिनेटर नहीं है, लेकिन किसी ओरिजिनेटर के बिहाफ में ये काम करते हैं, लाइक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब ब्राउजर्स, जिसको हमने रेड में दिखाया है। ये सब हमारे इंटरमीडियरी कहलाते हैं और इस इंटरमीडियरीज के एग्जाम्पल्स ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। टेलीकॉम सर्विस के एग्जाम्पल बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जियो, ये हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो किसी के बिहाफ में काम करते हैं। वेब ब्राउजर्स गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब के सब इंटरमीडियरीज हैं। तो जहाँ भी इंटरमीडियरीज के बारे में बताता है, इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 के W क्लॉज में दिया गया है। सेक्शन 12 एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट के बारे में है। इसके 3 क्लॉज हैं, 1, 2, 3। हर एक के अलग अलग कंडीशंस हैं। फर्स्ट क्लॉज कहता है वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टिपुलेटेड that the acknowledgement of receipt of electronic record be given in a particular form or by a particular method। यदि ओरिजिनेटर के द्वारा और एड्रेसी के द्वारा ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए या बाय अ पर्टिकुलर मेथड, किसी मेथड के द्वारा मिलना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। ओरिजिनेटर और एड्रेसी जिसको रिसीव करना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसे हम एड्रेसी कहते हैं। तो ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं दिया गया कि एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए किसी पर्टिकुलर फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर मेथड में, उस केस में कैसे माना जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट मिला या नहीं मिला। तो यहाँ हर एक सेक्शन में हमने 2 कलर यूज किया है, एक रेड कलर की लाइन और दूसरी ग्रीन कलर की लाइन। रेड कलर कंडीशन बताता है और ग्रीन कलर उसका आंसर है। रेड कलर में आप देख रहे हैं कि यदि ओरिजिनेटर और एड्रेसी, यहाँ पे एक सब क्लॉज 3 ऐड किया गया है हमारे इस सेक्शन में, वो सेक्शन नीचे दिया हुआ है। सबसेक्शन बाई S10 I bid for agreed with addressee with effective from 27 अक्टूबर 2009, 2008 के अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट में यहाँ पर स्टिपुलेटेड का मतलब एड्रेसी भी है। तो ओरिजिनेटर और एड्रेसी ये दोनों के बीच यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी एक्नॉलेजमेंट के बारे में कि किस फॉर्म में मिले और किस मेथड से मिले, उस केस में एक्नॉलेजमेंट किस कंडीशन में माना जाएगा कि मिल गया, उसके 2 क्लॉज दिए गए हैं। ए, एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड और अदरवाइज, यदि एड्रेसी जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा गया, रिसीवर, एड्रेसी को हम रिसीवर भी कहते हैं। एनी कम्युनिकेशन बाय एड्रेसी, एड्रेसी के द्वारा किसी तरह से कम्युनिकेट कर दिया गया कि हमें मिल गया, चाहे वो ऑटोमेटेड हो या किसी और फॉर्म में हो, तो हम मान लेंगे कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट का काम हो गया। दूसरा क्लॉज कहता है एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received। ऐसा कोई व्यवहार या इस तरह से कुछ पता चले कि बिना एक्नॉलेजमेंट दिए हुए पता चल जाए कि ये काम हो गया है, जैसे अमाउंट रिसीव्ड इन द अकाउंट ऑफ द एड्रेसी और रिसीवर। यदि किसी ने कोई अमाउंट सेंड किया किसी एड्रेसी के अकाउंट में, तो अब एक्नॉलेजमेंट दे या ना दे, उस एड्रेसी के अकाउंट में जैसे ही अमाउंट ट्रांसफर होता है, पता चल जाएगा कि भाई ये रिसीट हो गया है और उसका एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। तो ये 2 कंडीशन है, इस 2 कंडीशन से हमारा पता चल जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट हुआ या नहीं हुआ। ये सेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 2 के केस में कहता है इस केस में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं था, जबकि सेक्शन 2 कहता है वेयर द ओरिजिनेटर हैज स्टिपुलेटेड
that the electronic record shall be binding only on receipt of an acknowledgement of such electronic record by him। यदि ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ कि जो रिसीट है उस पर ये एक्नॉलेजमेंट की बाइंडिंग तभी मानी जाएगी जब then unless acknowledgement has been so received the electronic record shall be deemed to have been never sent by the originator। यदि ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ कि भाई हमें इस फॉर्म में मिलना चाहिए, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, तो यदि ऐसा नहीं होता है तो हम ये मान लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड ही नहीं किया गया है। इस तरह से सेक्शन 1 में किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था। क्लॉज 2 में हमारा कहता है कि कोई कंडीशन है और कि इस फॉर्मेट में हमें मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिलता है तो हम ये मान लेंगे कि ओरिजिनेटर के द्वारा कोई रिकॉर्ड सेंड ही नहीं किया गया। अब क्लॉज 3 में है वेयर द ओरिजिनेटर हैज not stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement, and the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed। यदि ओरिजिनेटर के बीच ऐसा कोई और एड्रेसी के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, और द एक्नॉलेजमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द ओरिजिनेटर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और एग्रीड, या किसी टाइम स्पेसिफाइड जो उन दोनों के बीच एग्री किए हैं उसके उस समय तक किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। इफ नो टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड और एग्रीड टू विद इन अ रीजनेबल टाइम, और यदि कोई रीजनेबल टाइम के अंदर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो उस केस में देन द ओरिजिनेटर में गिव नोटिस टू द एड्रेसी स्टेटिंग दैट नो एक्नॉलेजमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम। तब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ओरिजिनेटर एड्रेसी को एक नोटिस भेजेंगे कि एंड स्पेसिफाइंग अ रीजनेबल टाइम बाय विच द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय हिम। तब ओरिजिनेटर एड्रेसी को ये नोटिस भेजेंगे कि आप इस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर तक आप अपना एक्नॉलेजमेंट भेज दीजिए, एंड इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड विद इन द aforesaid time limit, he may after giving notice to the addressee treat the electronic record as though it has never been sent। इस स्पेसिफाइड टाइम के बाद, नोटिस के बाद जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उस लिमिट में भी यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड किया गया एड्रेसी के द्वारा तो ये मान लिया जाएगा कि ओरिजिनेटर ने ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड ही नहीं किया है। तो ये 3 क्लाउजेज हैं इस सेक्शन 12 के। फर्स्ट में आपका ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो 2 तरीके से हमें पता चलता है कि एक्नॉलेजमेंट मिला या नहीं मिला। दूसरे में हमारा एग्रीमेंट है, यदि उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यदि एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो ठीक है, और यदि नहीं मिलता है तो हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिनेटर के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड नहीं किया गया। थर्ड में कहता है कि यदि कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, कोई एग्रीमेंट ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच नहीं दिया गया है, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है एक्नॉलेजमेंट का, और द एक्नॉलेजमेंट किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम या एग्रीड टाइम के बीच मिलने की कोई बात नहीं की गई है, या इफ नो टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड और एग्रीड टू विद इन द रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो उस केस में ओरिजिनेटर के द्वारा एड्रेसी को नोटिस दिया जाएगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम तक के लिए, और उस रीजनेबल टाइम के बीच यदि एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो मान लिया जाएगा कि रिकॉर्ड सेंड हुआ,
और यदि उसमें भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि ओरिजिनेटर के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं सेंड किया गया। सेक्शन टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है। इसमें 5 क्लाउज दिए गए हैं, जिसमें से 2 क्लाउज हमारा टाइम से रिलेटेड है और रेस्ट 3 क्लाउजेस हमारा प्लेस से रिलेटेड है। फर्स्ट क्लाउज कहता है सेव एज अदरवाइज एग्रीड टू बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द एड्रेसी। यदि ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम एंड प्लेस माना जाएगा। इन केस यदि वैसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में कब माना जाएगा कि डिस्पैच होगा, तो उस केस में द डिस्पैच ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स व्हेन इट एंटर्स अ कंप्यूटर रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनेटर। उस केस में डिस्पैच तब माना जाएगा जब कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर के कंट्रोल से किसी और के कंप्यूटर रिसोर्स में जो आउटसाइड में है एंटर कर जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी आउटसाइड के रिसोर्स में एंटर करता है और ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बाहर चला जाता है तो अब ये मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हो चुका है। 13 के सेकंड क्लॉज कहता है save as otherwise agreed between the originator and addressee, the time of receipt of an electronic record shall be determined as follows, namely। यदि कोई एग्रीमेंट है तब तो कोई बात नहीं है, यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डिटरमाइंड इन 2 ways, ए एंड बी। ए में कहता है इफ द एड्रेसी हैज designated computer resource for the purpose of receiving electronic records। ये कहता है कि यदि एड्रेसी का कोई इस एक पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करेंगे। बी कहता है इफ द एड्रेसी हैज नॉट डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, जिसको कि हमने इसे घेर रखा है। तो ए में कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है और बी में कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है। यदि है तो उस केस में ये 2 इसके सबसेक्शंस हैं कि कब माना जाएगा कि टाइम ऑफ रिसीट कंप्लीट हो चुका है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। अब यदि ए में डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स दिया गया है तो फर्स्ट कहता है कि रिसिप्ट ऑकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर्स द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर कर जाता है तब मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ रिसिप्ट कंप्लीट हो गया। इफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज सेंट टू अ कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ द एड्रेसी that is not the designated computer resource, receipt occurs at the time when the electronic record is retrieved by the addressee। और यदि ओरिजिनेटर ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एड्रेसी के कंप्यूटर रिसोर्स में जो डेजिग्नेट किया गया था उस पर नहीं भेजकर उसके रिसोर्स के किसी दूसरे सिस्टम पर यदि भेज दिया गया तो उस केस में यदि एड्रेसी ने उसे रिट्रीव कर लिया, स्टोर कर लिया, तो ये मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड हो गया है उस टाइम पर। इस चीज को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर दे दें। ये हमारा ए का नेटवर्क है जिसको हम ए का रिसोर्स कहेंगे, जिसे हमने रेड से दिखाया है, और इसी तरह से ये हमारा बी का रिसोर्स है जिसको कि हमने इस ब्लू से घेर रखा है। तो यहाँ 2 रिसोर्सेज हो गए, एक ए के रिसोर्स हो गए और ये बी के रिसोर्स हो गए। यदि ए हमारा ओरिजिनेटर है, और बी हमारा एड्रेसी है, रिसीवर है। ओरिजिनेटर मीन्स सेंडर और ये रिसीवर है। अब ए और बी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप इस कंप्यूटर नंबर 3 जो बी का कंप्यूटर नेटवर्क है जिसको कि हम बी का रिसोर्स कहेंगे, तो बी के अंदर 3 रिसोर्सेज 1 2 3 और ए के भी 1 2 3 हैं। तो ए और बी ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमारे इस रिसोर्स पर सेंड कर दीजिए, तब मान लेंगे कि हमारा डिस्पैच हो चुका है।
तो यदि ए ने इस डेजिग्नेटेड कंप्यूटर 3 को सेंड कर दिया कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एंटर हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो फर्स्ट क्लॉज के सब क्लॉज के अकॉर्डिंग ये मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डिस्पैच हो गया। दूसरा क्लॉज जो हमारा इसका कहता है सेकेंड, इफ the electronic record is sent to the computer resource of the addressee that is not designated computer resource। ए और बी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई आप मेरे इस डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स पर अपना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजिए, लेकिन ए भाई साहब ने इस डेजिग्नेटेड सिस्टम पर नहीं भेजकर ए पर भेज दिया जो कि डेजिग्नेटेड नहीं है। तो उस केस में यदि बी ने इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लिया, उसे पढ़ लिया या देख लिया या स्टोर कर लिया, तो ये माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हो चुका है। तो ये दो कंडीशन है, ये यदि और ये डेजिग्नेटेड रिसोर्स हो, ये डेजिग्नेटेड है और ये डेजिग्नेटेड नहीं है। तो डेजिग्नेटेड पर यदि चला गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस कंप्यूटर में एंटर करेगा वैसे ही मान लिया जाएगा कि डिस्पैच हो गया। और यदि डेजिग्नेटेड नहीं लेकिन बी के रिसोर्स यानी उसके नेटवर्क के अंदर जो भी सिस्टम्स हैं उसके किसी दूसरे सिस्टम पर यदि सेंड कर दिया गया और बी के द्वारा यदि उसे रिट्रीव हो गया तो हम मान लेंगे कि डिस्पैच हो चुका है। तो ये दो कंडीशंस होते हैं। 13 का सेकेंड ए कहता है यदि कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स हो तब कैसे डिसाइड करते हैं। बी कहता है इफ द एड्रेसी हैज नॉट डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स, यदि एड्रेसी ने किसी तरह का कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं बताया, उस केस में कैसे माना जाएगा कि डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है। along with स्पेसिफाइंग टाइम, किस टाइम पर डिस्पैच हुआ ये सब तब पता चलेगा इफ एनी रिसिप्ट occurs when the electronic record enters the computer resource of the addressee। एड्रेसी के किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स पर यदि वो एंटर कर गया तो ये मान लिया जाएगा कि डिस्पैच हो गया और उसकी टाइमिंग पता चल जाएगी। इसको इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं। प्रीवियस केस में क्लॉज ए में बताया कि डेजिग्नेटेड है तब कैसे काम करेंगे, और जब डेजिग्नेटेड नहीं है, अभी कोई डेजिग्नेटेड हमारा कंप्यूटर नहीं है, ए का ये रिसोर्स है, ये बी का रिसोर्स है, ए हमारा ओरिजिनेटर है, बी हमारा रिसीवर है या एड्रेसी है, और ए और बी के बीच ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि हम कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर नहीं बताएंगे, लेकिन ये बी का रिसोर्स है। अब ए ने यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा, डिस्पैच किया, तो डिस्पैच हुआ और किस टाइम में हुआ ये पता करने के लिए यदि ए ने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी के किसी भी रिसोर्स पर यदि उसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर करा दिया या किसी भी रिसोर्स पर यदि उस बी के किसी भी रिसोर्स जो उसके नेटवर्क में है उस पर यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर कर जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई जो डिस्पैच है वो हो चुका और उसकी टाइमिंग जिस वक्त इस सिस्टम पर वो एंटर किया वो मान लिया जाएगा। तो इस तरह से दो तरीके से हम लोग पता करते हैं कि कब डिस्पैच हुआ, उसकी टाइमिंग क्या है। और डिस्पैच यदि डेजिग्नेटेड है तो उस पर हो गया तो उसका डिस्पैच और टाइम माना जाएगा। डेजिग्नेटेड के केस में सेकेंड क्लॉज कहता है कि यदि डेजिग्नेटेड है और कोई दूसरे सिस्टम पर जो भी एड्रेसी का रिसोर्स में है उस पर भेज दिया गया तो उस केस में यदि एड्रेसी बी ने उसे रिट्रीव कर लिया तब मान लिया जाएगा। बी क्लॉज कहता है कि यदि हमारे पास ऐसा कोई डेजिग्नेटेड रिसोर्स ना हो तो उस केस में बी के किसी भी रिसोर्स पर यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हो जाता है, एंटर कर जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो डिस्पैच हो गया और जिस सिस्टम पर ये एंटर किया उसकी टाइमिंग मान ली जाएगी। फर्स्ट एंड सेकेंड क्लॉज डिस्पैच और टाइमिंग से रिलेटेड था। अब 3, 4, 5 ये तीन क्लॉज जो हमारे दिए हुए हैं ये प्लेस से रिलेटेड है। जब भी कोई वर्क किसी भी कंपनी के एक से अधिक प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पे उनके ब्रांच हो, तो यहाँ हमने ओरिजिनेटर के ब्रांच को दिल्ली, पटना, हैदराबाद दिखाया
और मेन काम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो हैदराबाद है ओरिजिनेटर का। एड्रेसी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उड़ीसा है और अदर ब्रांचेस बेंगलोर और मद्रास में है। यदि ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच कोई एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा कि इस प्लेस से ओरिजिनेटर ने इस प्लेस से एड्रेसी के इस प्लेस पर सेंड किया है। लेकिन यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, जो कि क्लॉज 3 कहता है, सेव एज अदरवाइज एग्रीड टू बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। यदि कोई एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इन दैट केस an electronic record is deemed to be placed at the place where the originator has his place of business। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा कि ओरिजिनेटर ने उस प्लेस से भेजा है जहां पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। और एड्रेसी के लिए यह माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एड्रेसी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर भेजा गया है। इस जगह पे हैदराबाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और ये उड़ीसा का ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। यदि इसने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा तो ये माना जाएगा कि इनका भेजने का प्लेस हैदराबाद है और इनका पाने का प्लेस उड़ीसा है। क्लॉज 4 कहता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 shall apply notwithstanding that the place where the computer resource is located may be different from the place where the electronic record is deemed to have been received under subsection 3। इसमें दो क्लॉज को मिलाया गया है। सबसेक्शन 2 में जो मेंशन किया गया है उसके साथ साथ, सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि उसके साथ साथ इस कंडीशन में भी ये सारे चीजें डिस्पैच मानी जाएंगी और सबसेक्शन 3 के भी पॉइंट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग दैट द प्लेस वेयर द कंप्यूटर रिसोर्स इज लोकेटेड may be different from the place where the electronic record is deemed to have been received under subsection 3। जो प्लेस बताया गया वही नहीं बल्कि किसी और प्लेस पर भी यदि वो मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि डिस्पैच हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्लेस ऑफ बिजनेस ओरिजिनेटर का हैदराबाद है और वो अभी किसी ट्रैवल कर रहे हैं किसी जगह के लिए, तो यदि वो ट्रेन से कोई मैसेज भेजते हैं एड्रेसी को और एड्रेसी किसी होटल में है जो किसी भी प्लेस पर है, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि ओरिजिनेटर ने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से भेजा है और एड्रेसी होटल में ना मिल मैसेज को ना रिसीव करके वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से पर रिकॉर्ड को रिसीव किया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यदि उसके साथ साथ अदर कंडीशन दिए गए हैं तो उस केस में सेक्शन 5 कहता है कि 3 डिफरेंट सब क्लाउजेज हैं। फर्स्ट ए में है इफ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी हैज मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेसेस। ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बहुत सारे बिजनेस प्लेसेज हों, उनमें से जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो उनका प्लेस माना जाएगा ओरिजिनेटर का। इफ द ओरिजिनेटर और रिसीवर का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो माना जाएगा दोनों के लिए। इफ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनेटर और एड्रेसी का कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो ही ना, तो उस केस में ये माना जाएगा कि ओरिजिनेटर और एड्रेसी जनरली जिस जगह पे काम करते हैं वही प्लेस यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस या वही प्लेस हमारा माना जाएगा कि जो उनका प्रिंसिपल प्लेस है वो है। तो यदि कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उस केस में जिस जगह से वो मैक्सिमम काम करते हैं वो प्लेस यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस माना जाएगा और उसी जगह पर उसी प्लेस पर से सेंड किया हुआ माना जाएगा और उसी प्लेस पर उनसे रिसीव किया हुआ माना जाएगा।
अब यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बारे में कहता है इन रिलेशन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ प्लेस वेयर इट इज रजिस्टर्ड। यदि वो बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यदि है, जैसे सोसाइटी है या ट्रस्ट है, तो उनका एक रजिस्टर्ड प्लेस होता है। तो यदि कंपनी रजिस्टर्ड हो तो उस केस में रजिस्टर्ड प्लेस को ही यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहेंगे। और यदि कोई रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है तो जिस जगह पर वो जनरली काम करते हैं वही प्लेस माना जाएगा सेंडर का, और रिसीवर जहां पे यूजुअली काम करते हैं वो प्लेस माना जाएगा। तो सेक्शन ए का यदि एक से ज्यादा प्लेसेज है और प्रिंसिपल प्लेस दिया हुआ है तो वो मानेंगे हम प्लेस। और बी में कहता है कि यदि कोई प्लेस नहीं है प्रिंसिपल प्लेस ओरिजिनेटर या एड्रेसी का तो यूजुअल प्लेस को मानेंगे। और यूजुअल प्लेस में दो केस हो जाते हैं, एक रजिस्टर्ड बॉडी के लिए और दूसरा अनरजिस्टर्ड के लिए। यदि रजिस्टर्ड है तो उस केस में रजिस्टर्ड प्लेस माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के रजिस्टर्ड प्लेसेज होते हैं जैसे ट्रस्ट और सोसाइटीज के होते हैं। और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में जिस जगह पे वो जनरली काम करते हैं वही प्लेस यूजुअल प्लेस माना जाएगा।